हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारन, जनरल साइंस, और उसी में हमारा जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की आगे की बातें स्टार्ट करें उससे पहले सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो नए वीडियो डाले जाएं उन सभी का लिंक आप तक पहुंच के आप उन वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें, सफलता निश्चित होगी। हम टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत पे, लास्ट तक हमने छोटी आंत पे बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, नाम छोटी आंत था लेकिन लंबाई बड़ी थी। छोटी आंत से ही आगे चलते हैं, यानी हमने जो स्टडी की थी वो की थी छोटी आंत तक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में ही कौन सा भाग होता है? बड़ी आंत। छोटी आंत को कवर किए हुए घेरे हुए बड़ी आंत पाई जाती है। छोटी आंत को घेरे हुए कौन सी पाई जाती है? बड़ी आंत पाई जाती है। देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा था ये ग्रासनाल, इस छोटी सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आमाशय। आमाशय के बाद में स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था छोटी आंत का व्यास जो होता है वो छोटा होता है। छोटी आंत का व्यास क्या होगा? छोटा। ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत पे पढ़ा था छोटी आंत का व्यास क्या होता है? कम, छोटा होता है। छोटी आंत की लंबाई तो 6 से 7 मीटर होती है, लेकिन छोटी आंत का व्यास क्या होता है? कम होता है, छोटा होता है। इसी कारण से नाम रखा छोटी। छोटी आंत के बाद में स्टार्ट होती है बड़ी आंत। छोटी आंत को घेरे हुए ये छोटी आंत को घेरे हुए कौन सी पाई जाएगी? बड़ी आंत होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किए हुए ये कौन सी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को घेरे हुए क्या पाई जाती है? बड़ी आंत होती है। बात स्टार्ट करते हैं बड़ी आंत पे। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की अगर हमसे लंबाई पूछी जाए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 1 से 2 मीटर। कितनी होती है? 1 से 2 मीटर लंबी होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई कितनी? 1 से 2 मीटर। देखो लंबाई केवल 1 से 2 मीटर है, फिर बड़ी आंत क्यों कहा? क्योंकि बड़ी आंत का व्यास क्या होता है? बड़ा। छोटी आंत का व्यास क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? छोटा। तो बड़ी आंत का व्यास, डायमीटर, व्यास क्या होता है? बड़ा या अधिक। बड़ा या क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण से नाम क्या रखा हमने इसका? बड़ी। हमसे बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बड़ी आंत को और छोटी आंत को किस आधार पे हमने छोटी और बड़ी कहा, तो इनके डायामीटर, व्यास के अकॉर्डिंग। जिस नलिका डक्ट का व्यास ज्यादा वो बड़ी आंत, जिसका व्यास कम वो छोटी आंत कहलाएगी। तो डिपेंड डायामीटर के अकॉर्डिंग है कि डायामीटर, व्यास तो बड़ी।
बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत, उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग सीकम, दूसरा भाग कोलन और तीसरा भाग यहाँ पे एक मांसपेशीय संरचना होती है, कहलाती है मलाशय रेक्टम, मलाशय। और इसके बाद में ये गुदा या एनस, ये लास्ट पार्ट होता है। तो बड़ी आंत के 3 भाग ध्यान देना है। 1 नंबर पे कौन सा होगा? सीकम, फिर कौन सा होगा? कोलन, मलाशय। 3 बार सीकम, कोलन, मलाशय। बड़ी आंत की लंबाई तो छोटी है लेकिन फिर भी बड़ी आंत व्यास ज्यादा है। इस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। बड़ी आंत का अगर हमसे कार्य पूछा जाए कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन इसका कार्य, तो ध्यान देना, पाचित भोजन में से जल का अवशोषण कौन मेनली किस भाग में होता है? बड़ी आंत में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर हमसे पूछा जाए पचित भोजन का अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में। पचित भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में होगा, यानी जो डाइजेस्टिव फूड है उसका तो यहाँ से अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत के शेष भाग, शेषांतर भाग से पचित भोजन यानी जो ग्लूकोज है उसको अवशोषित करके कहाँ डालेंगे? ब्लड में। कहाँ डालेंगे? ब्लड में। ये तो भोजन का अवशोषण हो रहा है, पचित भोजन यानी ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ जल का अवशोषण नहीं हो रहा। यहाँ ग्लूकोज, अगर विटामिन है, हार्मोन्स है, तो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता। जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाएगा, जो अपचित भोजन रह जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से किसका अवशोषण किया जाएगा? जल का। बड़ी आंत से मेनली किसका अवशोषण होता है? यहाँ से जल का अवशोषण। यानी बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? पचित भोजन में से जल का अवशोषण करना। किसका? जल यानी वाटर, H2O, जल या H2O। हमसे पूछा जाए कि पचित भोजन में से जल का अवशोषण मेनली आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आहार नाल के किस भाग में होगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत में भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण, जबकि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का। मेनली यहाँ से पचित भोजन में से जल का क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जल की अमाउंट, मात्रा बनी रहे। तो पचित भोजन का अवशोषण किया जाएगा। पचित भोजन में से जल का अवशोषण इसी पार्ट में होता है। ये जो लास्ट भाग होगा मलाशय, यहाँ पे लास्ट में जो फूड पार्टिकल होगा मलाशय के अंदर, अपचित भोजन को, अपचित भोजन जो होता है, भोजन को संग्रह करके रखा जाता है, संग्रहण करके रखा जाता है। ध्यान दीजिए, जिस भोजन का पाचन हो चुका है उस पचित भोजन का अवशोषण भी हो जाएगा, लेकिन भोजन के वो कण, वो अवयव जिनका अवशोषण नहीं हो रहा, जिनका पाचन नहीं हुआ, जो अपचित भोज्य कण रह जाएंगे, वो इस मलाशय यानी रेक्टम के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं। और एक टाइम के बाद में जो लास्ट पार्ट होता है गुदा या एनस, वहां से इनको स्टूल यानी मल के रूप में बाहर त्याग कर देते हैं। तो बड़ी आंत का कार्य ध्यान देना है हमने। बड़ी आंत का कार्य पाचित भोजन में से जल का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण यहाँ नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है, चाहे वो सीकम हो, कोलन हो, और बहुत कम मलाशय में भी, मलाशय जो रेक्टम है यहाँ से भी जल का अवशोषण होता है। और जो लास्ट भोज्य पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ का जो लास्ट भोज्य पदार्थ है
यही कहलाता है स्टूल यानी मल, जो अपचित भोजन होता है और उसे एक टाइम के बाद में बॉडी से, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान देना, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, फिर सुन लो, छोटी आंत बड़ी आंत के मिलने के स्थान पे इस तरीके से एक बंद नलिकानुमा संरचना पाई जाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक इस तरीके से यू टाइप की नलिका पाई जाती है, डक्ट वाहिका। इसी का नाम होता है अंधनाल। क्या कहते हैं इसे? अंधनाल, या इसी का नाम मिलता है वर्मीफोरम, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। कौन सा? वर्मीफोरम अपेंडिक्स या अंधनाल। क्या है अंधनाल? जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, उसके मिलने के स्थान पे एक इस तरीके से बंद यू आकार की नलिका पाई जाती है। इसी का नाम होता है अंधनाल या वर्मीफोरम अपेंडिक्स। हमें नाम ध्यान रखना है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफोरम अपेंडिक्स अंधनाल होती है, ये हमारे अंदर एक अवशेषी अंग है, रिड्यूसिंग पार्ट, अवशेषी अंग। ध्यान देना, वर्मीफोरम अपेंडिक्स जिसे सामान्य भाषा में हम पेंडस की नाड़ कह देते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोले तो पेंडस की नाड़। यहाँ पे इस साइड में एक छोटी नलिका पाई जाती है, यही नलिका अंधनाल या वर्मीफोरम अपेंडिक्स, पेंडस की नाड़। कई बार इसी डक्ट नलिका के अंदर वर्मीफोरम अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाता है और एक हमें अत्यधिक पेन होता है, दर्द होता है। इस साइड में, यहाँ इस साइड में एक अत्यधिक पेन, दर्द होता है। हम कहते हैं कि पेंडस की नाड़ में प्रॉब्लम है। पुराना टाइम अलग था। पुराने टाइम में जब ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स हमें परेशान करती, इसमें पेन होता, तो इसका क्या करते, इस तरह से पार्ट का ऑपरेट करते, ऑपरेशन करके इसको हटा देते। फिर अगर दोबारा अगर कोई और पार्ट अगर परेशान करता तो फिर हम इसका ऑपरेट करके हटाते, फिर अगर और परेशान करती तो और। यानी एक ही जो वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, इसके 3-3 बार ऑपरेशन करवाए जाते थे। ये बात पुराने टाइम की थी, प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता। अगर इस वर्मीफोरम अपेंडिक्स अंधनाल ने अगर हमें परेशान किया तो समूल इसे पूरी को ही क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसे पूरी ही नलिका को क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया? हमने कहा बॉडी से अगर इस ऑर्गन अंग को निकाल दिया तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अंधनाल या वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, ये मनुष्य में अवशेषी अंग है। मनुष्य में कह रहा हूं, सिर्फ मनुष्य में। मनुष्य में क्या होते हैं, ये अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग बोले तो ऐसे अंग जिनके अंदर हमारे बॉडी में साइंटिफिक रूप से, यानी साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर इनका कोई कार्य नहीं होता। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हम साइंटिफिक रूप से हमारी बॉडी में इनका कोई काम ही नहीं है। अवशेषी अंग जिनका हमारी बॉडी में कोई कार्य नहीं है, जब हमारी बॉडी में कार्य नहीं है तो इसको हटा देंगे तो कोई क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मनुष्य के अंदर वर्मीफोरम अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, अवशेष मात्र है। हमारी बॉडी में इसका कोई कार्य नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन यही वर्मीफोरम अपेंडिक्स मवेशियों में सक्रिय होती है। मवेशियों में, कैटल्स मवेशियों में क्या होती है, ये सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, उनके अंदर क्रियाशील होती है। घास चरने वाले, घास फूस जो चरने वाले होते हैं, जो चारा, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो,
जो घास फूस खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अंदनाल एक्टिव होती है, क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम पढ़ के हैं कि सेलुलोज का पाचन नहीं होता, हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज के पाचन वाले एंजाइम ही नहीं है। जबकि जो मवेशियाँ होती है उन्हीं की वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अंदनाल के अंदर सेलुलोज के पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मनुष्य के लिए तो अवशेषीय अंग होता है, लेकिन मवेशियों में ये क्रियाशील होता है। बताइए मवेशियों में इसका क्या कार्य होता है? तो सेलुलोज के पाचन करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या पाचन में सहायता करती है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए कोई कार्य नहीं है, अवशेष मात्र है। हमें अगर इसको है तो भी कोई परेशानी नहीं, इसको निकाल दें तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे लिए इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में अगर ये परेशान करे तो समूल इसको पूरी को हटा देते हैं। हटा देंगे तो क्या हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए है क्या, ये एक अवशेषीय अंग है, निकाल दे इसे। तो ये बड़ी आंत के 3 भाग, सिक्कम, कोलन, मलाशय, तीनों ही जो बड़ी आंत के भाग है उनका कार्य क्या होता है? पचित भोजन में से जल का अवशोषण करना और जो अपचित भोजन है उसको आगे भेजना। ये जो मलाशय रेक्टम है, इसके अंदर पचित भोजन कुछ समय के लिए रुकता है, यानी हम इसको संग्रहण स्टोरेज करके रखेंगे और एक टाइम बाद में इसे मल के रूप में बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये और बड़ी आंत के बाद का भाग जो होता है वो कहलाता है गुदा या एनस। गुदा आहार नाल का लास्ट भाग, आहार नाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंतिम भाग क्या कहलाएगा? गुदा कहलाता है। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है गुदा पे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आहार नाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? एनस। तो ये आहार नाल का क्रम था। अब हमने देखने की मनुष्य के अंदर अवशेषीय अंग कौन से होते हैं। आहार नाल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसी आहार नाल के साथ एक अवशेषीय अंग है। तो अन्य अवशेषीय अंगों को भी हम देख लेते हैं कि मनुष्य के अंदर अन्य अवशेषीय अंग कौन कौन से होते हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के अन्य अवशेषीय अंग कौन कौन से होते हैं। और है भी इम्पोर्टेंट, पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से मनुष्य के अवशेषीय अंग कौन सा है कौन सा नहीं। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य शरीर के अवशेषीय अंग किसके? मनुष्य शरीर के अवशेषीय अंग जो अवशेष मात्र होंगे अवशेषीय अंग कहलाएंगे। हमारे अंदर उनका कोई साइंटिफिक कोई काम नहीं होता, हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर है तो भी कोई परेशानी नहीं, अगर उनको हटा दिया जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, तो वो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। और अवशेषीय अंग पे 1 नंबर पे जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेंडस की नाड़, अंधनाल क्या होती है? मनुष्य के लिए एक अवशेषीय अंग होता है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अंधनाल मनुष्य के लिए क्या होती है? एक अवशेषीय अंग है, अवशेष मात्र होती है। इसके अलावा निमेषक पटल, कौन सा? निमेषक। दृष्टि पटल नहीं कहा, दृष्टि पटल को अवशेषीय अंग मत कर देना। दृष्टि पटल होता है आई, पूरा ये कॉर्निया आई, ये दृष्टि पटल कहलाता है। लेकिन इसी दृष्टि पटल के साथ आईज के अंदर, आंख के अंदर की तरफ यहाँ देखोगे एक छोटा सा मस्कुलर मांसपेशियों की संरचना टुकड़ा पाया जाता है। छोटी सी मांसपेशीय संरचना पाई जाती है यहाँ पे, ये कहलाती है निमेषक पटल। हम एक दूसरे को बड़े स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि वो देखने का काम दृष्टि पटल का इस आंख का होता है, निमेषक पटल का नहीं।
इस निमेशक पटल को मान लो हम हटा भी दें तो भी हमारे आईज पे या बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए निमेशक पटल क्या होता है, एक अवशेषी अंग है। दृष्टि पटल के साथ ही, आंख के साथ ही लगी हुई एक छोटी सी संरचना निमेशक पटल हमारे लिए अवशेषी अंग है। थर्ड सुनिए, बाह्य कर्ण पल्लव या पिना। बाह्य कर्ण पल्लव या इसी का पिना लिख दिया जाता है, पिना। ये जो बाह्य कर्ण पल्लव होते हैं, आउटर ईयर, ये जो बाह्य कर्ण पल्लव, इनका हमारी बॉडी में साइंटिफिक रूप से कोई काम नहीं होता। अभी मैं जो बोल रहा हूं, मेरी साउंड, आवाज, ध्वनि आपके कानों तक जा रही है, आपके कानों को वो साउंड, ध्वनि सुनाई दे रही है कि मैंने क्या बोला और आपको वो स्पष्ट सुनाई दे। क्योंकि सुनने का जो कार्य होता है वो सुनने का कार्य किया जाएगा। अंतःकरण, कान के 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, डोल, ड्रम या सामान्य भाषा में कहते हैं पर्दा। ये जो ध्वनि तरंगे उस पर्दे से टकराती है तो उसमें कंपन होता है, वो साउंड हमें सुनाई देती है। तो ध्वनि सुनने का काम तो अंतःकरण का होता है। ये जो बाह्य कर्ण पल्लव या पिना होते हैं, इनको अगर हमने कट कर दें तो भी हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें ध्वनि वो ही क्लियर कट स्पष्ट सुनाई देगी। यानी जो बाह्य कर्ण पल्लव या पिना है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, अवशेष मात्र होते हैं। 4th नंबर पे, नर मानव की स्तन ग्रंथियां। नर मानव की स्तन ग्रंथियां नर मानव की स्तन ग्रंथियां कौन सी होती है, एक अवशेषी अंग होता है। देखो, नर मानव की जो स्तन ग्रंथियां, मेमेरिक ग्लैंड इन मेल, जो मेल्स के अंदर, नर के अंदर जो स्तन ग्रंथियां मेमेरिक ग्लैंड पाई जाती है, उनका कोई काम नहीं होता, वो एक अवशेष मात्र है, अवशेषी अंग होते हैं। फीमेल के अंदर इन्हीं मेमेरिक ग्लैंड का कार्य होता है कि वो अपने बच्चे को, अपनी संतान को स्तनपान कराती है, दुग्ध पिलाती है। लेकिन नर मानव का इन स्तन ग्रंथियों का कोई काम नहीं होता, अवशेषी अंग होते हैं। तो मनुष्य के अंदर 4 अवशेषी अंग ध्यान देने हमने। एक कौन सा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या पेंडस की नाड़, दूसरा निमेशक पटल, तीसरा ध्यान देना बाह्य कर्ण पल्लव या पिना, और चौथा नर मानव की स्तन ग्रंथियां मेमेरिक ग्लैंड, एक अवशेषी अंग होते हैं। हमारी बॉडी में इनका कोई फंक्शन, कार्य नहीं है, अगर इनको हटा दिया जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये ध्यान देने हमने, ये क्या होते हैं, अवशेषी अंग। तो नर मानव की स्तन ग्रंथियां, ये क्या होते हैं, अवशेषी अंग। तो ये आहार नाल, और आहार नाल पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को प्रारंभ किया था हमने कहां से, तो मुख से। कि पाचन तंत्र में पढ़ना किसकी, स्टडी किसकी करनी पड़ती है हमें, आहार नाल, इंटेस्टाइनल कैनाल की। और आहार नाल, इंटेस्टाइनल कैनाल में सबसे पहले क्रम देखा था मुख, होठों से गिरी हुई संरचना मुख कहलाती है। मुख के बाद में मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। मुख गुहा के अंदर हमने जीभ के बारे में पढ़ा कि जीभ का कार्य भोजन के स्वाद का ज्ञान कराना होता है। जीभ के 4 भाग होते हैं, हमें किस भाग से किस भोज्य पदार्थ का पता चलता है। इसी मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। दांत कैसे कैसे होते हैं, दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। दांत कार्य संरचना के आधार पर 4 प्रकार के इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर की 4 प्रकार के दांत। इसी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां, जिनसे लार का स्त्राव किया था। मुख गुहा के अंदर ही पाई जाती है तालु, जिसमें कठोर तालु और कोमल तालु, ये सब बातें मुख गुहा में थी। मुख गुहा के बाद में मुख गुहा और नासा गुहा का कॉमन भाग, जिसे ग्रसनी कहा, ग्रसनी से भोजन आगे जाता है ग्रास नाल में। एक लंबी पाइप में
ग्रासनाल कहलाए। ग्रासनाल के बाद में आमाशय, जो आहार नाल का सबसे अधिक फूला हुआ भाग, वही क्या कहलाता है? आमाशय, स्टोमक, एब्डोमेन। और उस आमाशय के अंदर आमाशयी ग्रंथियां, कि आमाशय के अंदर भोजन का कैसे कैसे पाचन। आमाशय से भोजन जो आगे जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग पड़े, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। और छोटी आंत के बजाय 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथियां, एक यकृत यानी लीवर सेल्स, लीवर, और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि। लीवर के अंदर पित्तरस का निर्माण होता है, संग्रहण पित्ताशय करता है, पित्त वाहिनी उसको ग्रहणी भाग में लेके आती है। अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। पूर्ण पाचक रस कहा था क्योंकि इसमें सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यानी भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के बाद ग्रहणी भाग के बाद में मध्यांतर केवल पचित भोजन को आगे भेजता है, और शेष भाग शेषांतर कहलाता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? शेष भाग शेषांतर भाग में। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत के 3 भाग, सिक्कम, कोलन, मलाशय। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य पचित भोजन में से जल का अवशोषण करना। जो जल का अवशोषण किया जाएगा वो बड़ी आंत में। और उसके बाद में लास्ट भाग गुदा या एनस, जहाँ से एक टाइम के बाद में हम अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। यानी पूरी आहार नाल पड़ी, पाचन तंत्र पड़ा। तो ये पूरा था पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो आप सभी एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर दें, तथा हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।